जय हिंद साथियों, मैं आदेश आपका राही आदि क्लासेस में स्वागत करता हूं। तो जैसा कि हम सभी प्रैक्टिस शीट सॉल्व कर रहे हैं यूपीपी, यूपीएसआई, पेट का या यूपी टेट होगा, एस टेट होगा, जहां पर भी हिंदी समान हिंदी पूछा जाता है वहां सभी के लिए पर्याप्त होगा। आप सभी अधिक से अधिक सहयोग करें, सपोर्ट करें, ताकि मेरा भी उत्साह थोड़ा बनता रहे। हम अपनी क्लास को देर न करते हुए अब शुरू करते हैं। तो हमारा पहला क्वेश्चन है, विशेषण का उपयोग निम्नलिखित में से किसके बिना नहीं होता है। जो विशेषण होता है उसका प्रयोग किसके बिना नहीं होता है। तो विशेषण की परिभाषा क्या होती है कि वह शब्द जो संज्ञा और सर्वनाम की विशेषता बतलाते हैं उसे हम विशेषण कहते हैं। तो ऑप्शन ए है विराम चिन्ह। तो विराम चिन्ह की आवश्यकता नहीं होती है, कर्ता भी नहीं होगा और क्रिया भी नहीं होगा। किसके बिना नहीं हो सकता? संज्ञा के बिना ऑप्शन के थ्रू नहीं हो सकता। यानी जब भी हमें विशेषण बताना होगा संज्ञा या फिर सर्वनाम की आवश्यकता होगी। राइट आंसर हमारा डी ऑप्शन सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन हमारा है कि आर्द्र का विलोम है। आर्द्र का विलोम हमें बताना है। आर्द्र मीन्स आर्द्र का जो अर्थ होता है वह गीला होता है। तो गीला तो नहीं होगा, पुष्ट भी नहीं होगा, ग्रीष्म भी नहीं होगा। तो आर्द्र का विलोम शुष्क हो जाएगा, यानी सूखा हुआ हो जाएगा। राइट आंसर डी ऑप्शन सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है हमारा कि निम्नलिखित में से कौन सा शब्द स्त्रीलिंग में प्रयुक्त हुआ है। हमें बताना क्या है? स्त्रीलिंग। आचार्य आए, तो आचार्य पुल्लिंग शब्द है। हंस उड़ा, ये भी पुल्लिंग शब्द है। पंडित भी पुल्लिंग शब्द है। ऋतु, ऋतु यह स्त्रीलिंग शब्द है। अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। तो हमारा अगला क्वेश्चन है, डॉक्टर ने मरीज को देखा। डॉक्टर ने मरीज को देखा और उसे दवा दी। दोनों ही सरल वाक्य हैं। तो उसे दवा दी किसे? मरीज को। और से जुड़ा हुआ है, तो यह हमारा कौन सा वाक्य होगा? संयुक्त वाक्य, संयुक्त मिश्र वाक्य, सरल वाक्य या मिश्र वाक्य। तो हमारा राइट आंसर क्या हो जाएगा? संयुक्त वाक्य होगा। क्या होगा? संयुक्त वाक्य हो जाएगा। इसके बाद अगला क्वेश्चन है कि यशोधरा शब्द का संधि विच्छेद निम्नलिखित विकल्पों में से एक है। सही विकल्प को चयन करना है, चिन्हित करना है। तो यशोधरा शब्द है, इसका संधि विच्छेद क्या होगा? यश धन अधरा, यशो धन धरा, यश धन उधरा। तो जो हमारा राइट आंसर होगा यशः धन धरा हो जाएगा। इसमें अगर संधि पूछे तो कौन सी संधि है? तो हमारा इसमें विसर्ग संधि है। कौन सी? विसर्ग संधि है। अगला क्वेश्चन है कि दक्षिण और पश्चिम के बीच की दिशा के लिए सार्थक शब्द होगा। हमें बताना क्या है? दक्षिण और पश्चिम, ये हमारा होता है उत्तर, यहाँ होता है दक्षिण, ये हमारा होता है पूर्व और ये होता है पश्चिम। हमें पूछा गया है दक्षिण और पश्चिम में। जो दक्षिण और पश्चिम होता है उसे बोलते हैं क्या? नैऋत्य बोलते हैं। क्या? नैऋत्य बोलते हैं। तो हमारा इस क्वेश्चन का राइट आंसर सी ऑप्शन सही हो जाएगा।
पश्चिम और उत्तर को क्या बोलते हैं? वायव्य बोलते हैं। उत्तर और पूर्व के बीच को ईशान कोण बोलते हैं। क्या बोलते हैं? ईशान कोण बोलते हैं। इसके बाद है दक्षिण और पूर्व या पूर्व और दक्षिण को आग्नेय बोलेंगे। क्या? आग्नेय बोलेंगे। आप सभी इन सभी को याद कर लीजिएगा। अब हम चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। तो अगला क्वेश्चन है, अधिमानता में प्रयुक्त उपसर्ग बताना है। अधिमानता में हमें प्रयुक्त उपसर्ग बताना है। आ, अघ, ता और अधि। तो क्या है? अधि है। जो उपसर्ग होता है वह आदि में जुड़ता है, यानी प्रारंभ में जुड़ता है, और जो प्रत्यय होता है वह शब्द के अंत में बाद में जुड़ता है। अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। तो अगला क्वेश्चन क्या है कि द्वंद्व समास के भेद हैं। द्वंद्व समास के हमें भेद बताना है। द्वंद्व समास के 7 भेद, 6, 5। द्वंद्व समास के कितने भेद होते हैं? 3 भेद होते हैं। कौन से? आप सभी देख लीजिए। इतरेतर। कौन सा? इतरेतर द्वंद्व हो गया और समाहार द्वंद्व हो गया। उसके बाद है वैकल्पिक द्वंद्व हो गया। ये द्वंद्व समास के 3 भेद होते हैं। अगला क्वेश्चन है, सरयूर्मी में संधि हमें बताना है। तो इसमें कौन सी संधि है? दीर्घ संधि, यड़ संधि, व्यंजन संधि और स्वर संधि। तो सरयूर्मी का जब हम संधि विच्छेद करेंगे तो होगा सरयू धन ऊर्मी। क्या होगा? ऊर्मी। तो यहाँ से ऊर और यहाँ से भी ऊर्मी से भी ऊ, यानी ऊ और ऊ का जब मिलन होगा, मेल होगा, तो हमारा क्या हो जाएगा? दीर्घ संधि हो जाएगा। राइट आंसर ए ऑप्शन सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है क्या कि उच्चारण स्थान के आधार पर हिंदी व्यंजनों को कितने वर्गों में रखा जाता है? निम्नलिखित में से सही विकल्प को चयन करना है। तो कितने वर्गों में रखा गया है यह हमें देखना है। 5, 9, 7 नहीं। कितने विकल्पों में है? 11 विकल्पों में रखा गया है। तो आप सभी ध्यान से सुन लीजिएगा। पहला कंठ हो जाएगा, दूसरा तालव्य हो जाएगा, तीसरा मूर्धन्य हो जाएगा, चौथा दंत या दंतीय हो जाएगा, पांचवा ओष्ठी हो जाएगा, छठा वर्त से हो जाएगा, सातवां दंत ओष्ठी हो जाएगा, आठवां काकल्य हो जाएगा, नौवां पार्श्विक व्यंजन हो जाएगा, 10वां लुंठित हो जाएगा और 11वां उत्क्षिप्त हो जाएगा। तो यह 11 वर्ग हो जाएंगे। तो अगला क्वेश्चन हमारा है, जिसे कभी बुढ़ापा ना आए, यानी ऐसा व्यक्ति जिसे कभी बुढ़ापा ना आए उसे हम क्या कहेंगे? अजहर, अजार, अजहर या फिर अजर। तो राइट आंसर हमारा क्या हो जाएगा? अजर सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, किस वाक्य में कर्म कारक नहीं है? हमें क्या बताना है जिसमें कर्म कारक ना हो? ग्वाला गाय दूहता है। क्या दूहता है? गाय को दूहता है। तो यहाँ कर्म उपस्थित है।
तो ये ऑप्शन सही नहीं होगा क्योंकि पूछा है कर्म कारक नहीं है। माँ बच्चे को सुलाती है, किसको सुलाती है? बच्चे को। तो यहाँ पर भी कर्म कारक उपस्थित है, तो इसलिए यह ऑप्शन भी सही नहीं होगा। राजा ने ब्राह्मण को बुलाया, किसको बुलाया गया है? ब्राह्मण को। तो यहाँ पर भी कर्म उपस्थित है। बच्चा रोते रोते सो गया, यहाँ पर क्या है? क्रिया है और सीधे कर्ता पर प्रभाव हो रहा है, तो यहाँ पर कर्म कारक नहीं है। तो हमारा राइट आंसर ऑप्शन ए सही हो जाएगा। क्या? ऑप्शन ए सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है हमारा, क्या है कि वधवा गमन में प्रयुक्त संधि हमें बतानी है। वधवा गमन में हमें संधि बतानी है, तो आसानी तरीके से आप सभी समझ लीजिएगा, ट्रिक ही समझ लीजिए, 99% काम करेगी। जहाँ पर भी कोई भी शब्द देकर संधि पूछा हो और दूसरा या तीसरा वर्ण हमें जब भी अधूरा मिल जाए, कौन सा? दूसरा या तीसरा वर्ण जब भी हमें अधूरा मिले तो वहाँ पर कौन सी संधि होगी? वहाँ पर हमेशा यण संधि हो जाएगी। अब हम देखते हैं वधवा गमन का संधि विच्छेद। तो हमारा संधि विच्छेद क्या हो जाएगा? वधू धन आगमन। क्या? आगमन। ये माँ है, वधू धन आगमन हो जाएगा, तो हो जाएगा वधवा गमन। यहाँ से ऊ है और यहाँ से आ है। क्या है? आ है। यहाँ से आ है तो मिलेगा, तो वह बनेगा। क्या बनेगा? वह बनेगा। लेकिन यहाँ पर बड़ा आ है तो तो वह में आ की मात्रा लग जाएगी, तो हमारा यण संधि हो जाएगा। अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। तो हमारा अगला क्वेश्चन है क्या कि हिंदी को नई चाल में ढली हिंदी किसने कहा है? तो किसने कहा है यह आप सभी याद रखिएगा। इसे भारतेंदु हरिश्चंद्र ने कहा है। किसने कहा है? भारतेंदु हरिश्चंद्र ने कहा है। भारतेंदु हरिश्चंद्र का उपनाम क्या होता है? इन्हें किस नाम से जाना जाता है? तो इनका जो उपनाम है वह क्या है? रसा नाम है। क्या है? रसा नाम है। हमारा अगला क्वेश्चन है, वह जो ना करे सो थोड़ा। वह जो ना करे सो थोड़ा, यहाँ पर क्या आया है? जो और सो आया है, तो इसलिए निजवाचक सर्वनाम नहीं, निश्चयवाचक नहीं, पुरुषवाचक नहीं। क्या होगा? जो और सो संबंध को दर्शाते हैं, तो राइट आंसर हमारा हो जाएगा संबंधवाचक सर्वनाम। क्या हो जाएगा? संबंधवाचक सर्वनाम। जैसे कहा जाए, जैसा बोओगे वैसा पाओगे या वैसा काटोगे, तो जैसा और वैसा भी संबंध को दर्शा रहे होते हैं। अगला क्वेश्चन हमारा है कि निम्नलिखित में कंठ वर्ण है, तो हमें बताना क्या है? कंठ वर्ण के बारे में बताना है। ई आया है यह और सा आया है, यह तालु के अंतर्गत आ जाएगा। री रा और सा मूर्धन्य के अंतर्गत आएगा। ये जा जो है तालु के अंतर आ जाएगा, सा दंत के अंतर्गत आएगा। तो हमें बताना गया था कंठ वर्ण, तो आ हा और विसर्ग ये सभी और का वर्ग भी कंठ वर्ण के कंठ वर्ग या कंठ वर्ण के अंतर्गत आएंगे। उम्मीद है आप सभी को क्लासेस पसंद आ रही होंगी। आगे चलते हैं हमारा, तो अगला क्वेश्चन क्या है?
रा है उसके नीचे हलंत है यानी अधूरा रा है, और खा का रूप है यानी सही बताना है हमें। जब रा होता है तो रा वर्ण का हमें इस प्रकार हो तो पहले उच्चारण होता है, उसके बाद कोई भी वर्ण आए, जैसे खा आता है तो यह रा जो है, जो भी वर्ण बाद में आएगा उसके ऊपर ऐसे लग जाता है। तो इस प्रकार से जो वर्ण लिखा हुआ मिल रहा होगा वही हमारा सही है। तो राइट आंसर हमारा ऑप्शन सी सही हो जाएगा। क्या? ऑप्शन सी सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है कि समुच्चय बोधक को कहते हैं। जो समुच्चय बोधक होता है वह अविकारी होता है या विकारी होता है, या अविकारी विकारी दोनों होता है, या इनमें से कोई नहीं होता। जो समुच्चय बोधक शब्द होते हैं या समुच्चय बोधक होता है वह अविकारी के अंतर्गत आता है। किसके अंतर्गत आता है? अविकारी के अंतर्गत आएगा। हमारा आज का लास्ट क्वेश्चन है, हिंदी में रसों की कितनी संख्या मानी गई है? तो हमें रसों की संख्या के बारे में बताना है, और आप सभी को पढ़ाया जा चुका है, प्लेलिस्ट बनी हुई हैं। अगर आप पढ़ना चाहें तो वहाँ से सारे चैप्टर को कवर कर सकते हैं, पढ़ सकते हैं, स्पीड बढ़ा कर भी। तो जो 8 रस किसने बताया है? आचार्य भरत मुनि ने 8 रसों को बताया है, और दंडी ने भी, आचार्य दंडी ने भी 8 ही रस बताया है। और कितने रस माने जाते हैं? तो वह हमारा 9 रसों को प्रधानता दी गई है। कितने? हमेशा हम 9 रस पर टिक करेंगे। उम्मीद है आप सभी को क्लास पसंद आई होगी। आप सभी अधिक से अधिक सहयोग करें। जब हम एक दूसरे का सहयोग करते हैं तो हम अपने लक्ष्य की तरफ या आगे आसानी से बढ़ते जाते हैं। मैं अपनी पूरी कोशिश करता हूँ, 100% देने का प्रयास करता हूँ कि आप सभी को कितने अच्छे से क्लास को दे पाऊँ या बता पाऊँ, समझा पाऊँ। आज की क्लास को हम यहीं पे समाप्त करते हैं। आप सभी को इस क्लास में जुड़ने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।